हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। राइट, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग वाई शायद को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी प्लेलिस्ट को देखिए वाइश सर की। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो वाइश सर को कॉन्टैक्ट कीजिए। राइट, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे लेक्चर्स और ला सकें। राइट, तो अब देखिए इनएक्यूरेट EIA रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक न्यूज़ की क्लिपिंग दी गई है। राइट, तो यहाँ पे जब इनएक्यूरेसी पाई गई थी कि किस तरह से जो EIA कंडक्ट कराते हैं वो ठीक नहीं होते, इनएक्यूरेट होते हैं। राइट, ये जस्ट एक फोटो न्यूज़पेपर की क्लिप है, आप देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर रहे थे पिछले पार्ट में कि किस तरह से जो EIA है, EIA का पूरा जो पर्पस है वो एक तरह से डिफीट होता जा रहा है, उसकी कमियां क्या क्या है। तो उन्हीं कमियों को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को, हम ड्रॉबैक्स को आगे और देखते हैं। फिर हम आगे भी ये भी देखेंगे उसे किस तरह से उनसे पार पाया जा सकता है और उसे किस तरह से बचाया जा सकता है। राइट, तो यही एक प्रोसेस को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है ये देखते हैं। राइट, तो पहले हम देखते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी EIA की जो मतलब सामने आ रही थी। EIA का जो डॉक्यूमेंट है काफ़ी बल्कि है। राइट, ये चैप्टर खुद इतना बल्कि हो गया है और इतना टेक्निकल हो गया है। तो इसी तरह से जो EIA का डॉक्यूमेंट होता है काफ़ी बल्कि होता है, काफ़ी टेक्निकल होता है। उसे डिसाइफर करना मतलब उसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। हर एक क्लॉज को, हर एक पैरामीटर को समझना, ये सब काफ़ी मुश्किल हो गया होता है। ऊपर से फ्रॉडलेंट EIA स्टडीज़, कुछ मतलब कुछ लोग स्टडीज़ कराते हैं, जैसे कि देखा तब हमने कुछ एजेंसीज़ को दे देते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं, काफ़ी लाखों में पैसे दे दिए जाते हैं, करोड़ों में पैसे दे दिए जाते हैं। तो उन लोग अपना काम करते हैं और किसी भी तरह से अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, मतलब किसी तरह से वो फ्रॉडलेंट EIA स्टडीज़ करवाते हैं, ऐसा देखा गया है। और कुछ डेटा होता है, फॉल्स डेटा प्रेजेंट करते हैं, एरेनियस डेटा मतलब जिसमें गलतियाँ होती हैं, ऐसे डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती है। फिर बाद में सेंट्रलाइज्ड बेसलाइन डेटा बैंक नहीं है। राइट, अब ये बेसलाइन डेटा बैंक क्या होता है, जहाँ पे पहले से डेटा मौजूद हो कि इस क्राइटेरिया में होना चाहिए। अगर ये इस क्राइटेरिया में इस तक नहीं है, मतलब कुछ भी हो, पोल्यूशन लेवल हो गया, जैसे हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं ना, जैसे पोल्यूशन लेवल में अगर इससे ज़्यादा पोल्यूशन हो गया मतलब इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा वहाँ पे मतलब एम्बियंट एयर क्वालिटी ख़राब हो गई, वहाँ की वाटर, ग्राउंड वाटर में अगर प्रॉब्लम आ गई। राइट, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर वहाँ पे आती है तो इस तरह का कोई डेटा बैंक नहीं है। राइट, ये यहाँ पे कह रहे हैं, तो जिससे कि क्रॉस चेक किया जा सके, तो ये एक दिक्कत है। अब यहाँ पे और देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं कि जो EIA जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी कोई एक्रेडिटेशन नहीं होती है। जैसे होता है ना, हर कोई कुछ रिकग्निशन, कोई कॉलेज होते हैं तो उन्हें AICTE रिकग्नाइज़ करती है, कोई टेक्निकल कॉलेज होता है तो AICTE रिकग्नाइज़ करती है, UGC रिकग्नाइज़ करती है, मतलब एक्रेडिटेशन करती है। तो इसी तरह से जो EIA कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी कोई एक्रेडिटेशन नहीं होती है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि वो फ्रॉड रिकॉर्ड रखे हैं, या फिर मतलब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उन्हें पता कैसे लगाया जाएगा फ्रॉडलेंट को कर रहे हैं कि नहीं, और जो डेटा है वो सही है कि नहीं, ये एक दिक्कत है। उसके बाद जो कंसल्टेंट्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने बताया था लाखों में पैसे दिए जाते हैं, उन्हें काफ़ी पैसे दिए जाते हैं। तो फिर वो फिर उसी हिसाब से अपना काम करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट है वो वहाँ देखते हैं। फिर कंसल्टेंट्स ट्राई टू इंटरप्रेट एंड टेलर, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, राइट, जो इन्फॉर्मेशन उन्हें EIA को प्रोवाइड कर, EIA स्टडीज़ में प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो क्या करते हैं, उसे एक तरह से घुमा फिरा के डेटा को मैनिपुलेट करके अपने क्लाइंट के हिसाब से वो बना के देते हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं। राइट, फिर बाद में देखते हैं मॉनिटरिंग, कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो मॉनिटरिंग हो गई, मतलब वहाँ पे क्लियरेंस मिल गया था, उसकी मॉनिटरिंग करना। और वो लोग जो उन्होंने, मैंने बताया था ना, वादे किए हैं कि हाँ भाई हम इतना इतना हम इंडस्ट्री तो लगा रहे हैं, हम इस तरह से मिटिगेशन मेजर्स लेंगे, अगर इस तरह से हम लोग अपने सॉलिड वेस्ट को मैनेज करेंगे, इस तरह से हम लोग एफ्लुएंट्स को या फिर वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज को कमी लाया जा सके। तो उससे वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, उसे वो पालन कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं। तो मोस्ट ऑफन मतलब आमतौर पर देखा गया है कि जो फॉर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, राइट, और EMPs, उनके लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज़ होती है ना, राइट, कुछ इंडस्ट्रीज डिफेंस ये सब हो गए स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के लिए EMPs आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जो उनकी EMP रिपोर्ट होती है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, राइट, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो क्योंकि ये स्ट्रेटजिक है तो फिर वो उनके पास रीज़न होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अगर ये हम लोग लीक कर देंगे तो दुश्मन देश या फिर हमारे एनिमीज़ हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो ये अच्छा नहीं है, इस तरह से देखा गया है।
फिर बाद में डिटेल्स रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स। तो फिर जो डिटेल्स उन्होंने दिए थे अपने EIA स्टडीज़ में कि हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह से मिटिगेशन मेजर्स को हम लोग लागू करेंगे जिससे कि कम डैमेज होगा एनवायरनमेंट का। तो उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ढंग से प्रोवाइड नहीं की जाती है, और प्रोवाइड की जाती है तो वो ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं उसके बारे में कोई ढंग से देखा नहीं जाता, फॉलोअप नहीं किया जाता, उसे मॉनिटर नहीं किया जाता। और एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स आर नॉट डिस्कस्ड इन सफिशिएंट डीट। जो एमरजेंसी कोई हो गई है तो अब उससे बचने के लिए किस तरह के प्लान है उसे ढंग से मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक तरह से उसे ढंग से उसे डिस्कस नहीं किया जाता, उसकी डिटेल्स को पे ध्यान नहीं दिया जाता। और जो आसपास की कम्युनिटीज़ है क्योंकि वही अफेक्ट होंगी, उन्हें इसके बारे में नहीं बताया जाता। अगर ऐसे जैसे आंध्र प्रदेश में लीकेज हो गया था विशाखापट्टनम में, आई थिंक पॉलीस्टाइरीन की वजह से, तो फिर वहाँ के लोगों को सडनली एकदम से वो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उससे बचा कैसे जाए वो किसी को बताया नहीं गया, राइट। तो ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। फिर अब रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं, जो हमारी इतनी सारी ड्रॉबैक्स हैं उन्हें उनसे बचने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, राइट। तो एक जो EIA अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट हो, राइट। फिर बाद में सेक्टर वाइज EIA, तो हर एक सेक्टर के लिए अपना EIA बनाया जाए, ठीक है। फिर सेक्टर का मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो अगर न्यूक्लियर है तो उसके लिए अलग से EIA होनी चाहिए, और अगर वो केमिकल इंडस्ट्री है उसके लिए अलग से होनी चाहिए, अगर वो कोई फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए अलग से वो होनी चाहिए, राइट। तो फिर हर एक सेक्टर का अलग से EIA होना चाहिए, उसके हिसाब से EIA करवाना चाहिए। फिर क्रिएशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन डेस्क, उन्हें इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बताया था कि डेटाबेस नहीं है, राइट, जहाँ पे क्रॉस चेक किया जा सकता है, तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एक डेस्क बनाया जाए, राइट। वो एक रिकमेंडेशन दी गई है। फिर क्रिएशन ऑफ ए सेंट्रलाइज बेसलाइन डेटा बैंक, ये भी वो इसी में आ जाता है, ठीक है। तो फिर मतलब ताकि क्रॉस चेकिंग में आसानी हो जाए। उसके बाद डिसेमिनेशन ऑफ ऑल द रिलेटेड, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उन्हें जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी है और जनरल पब्लिक है उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मतलब बाद में जाके वही अफेक्टेड होंगे उससे, राइट। तो फिर इसलिए उनका ज़्यादा हक बनता है इस इन्फॉर्मेशन को मतलब उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए, ठीक है। क्लियरेंस देने से पहले होना चाहिए ये सब। फिर एप्लीकेबिलिटी, जैसे हमने देखा था इसके एप्लीकेबिलिटी में इसे अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, ऑल दोज प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन ऑफ इकोसिस्टम नीड टू गो थ्रू एनवायरमेंटल क्लियरेंस विदाउट एक्सेप्शन। तो जो भी किसी भी तरह की ना, जैसे हमने देखा था स्केड्यूल 1 में जो नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ नहीं आती हैं उन्हें, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जैसे स्ट्रेटेजिक ये सब हो गए, और कुछ इंडस्ट्रीज़ को जिसमें मतलब ये देखा गया कि अगर उसका स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो उसे एकदम से एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसका इन्वायरमेंट पर बहुत असर पड़ता है, बुरा असर, राइट। तो जिस ऐसी प्रोजेक्ट की वजह से, राइट, तो जिस प्रोजेक्ट्स के वजह से जैसे भी प्रोजेक्ट्स पर भले कितना छोटा हो, उसके वजह से अगर वहाँ पे किसी भी जगह में बहुत ज़्यादा वहाँ के इकोसिस्टम को दिक्कत आ रही है, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसे हर हाल में इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है, उस पर कोई एक्सेप्शन, उसे कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी परमिटेड इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पे इस तरह की कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर आता है पब्लिक हियरिंग को हम किस तरह से सुधार सकते हैं। तो पब्लिक हियरिंग शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है, ऑल इधर टू एग्जाम्प्ट कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट विच हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो हर तरह की जो इन्वायरमेंट कैटेगरी है प्रोजेक्ट की, उसमें इसको मतलब पब्लिक हियरिंग को ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो स्ट्रेटेजिक है उसमें पब्लिक हियरिंग नहीं करवाई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर और भी कुछ अलग तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन किसी में बहुत सारे में पब्लिक हियरिंग नहीं करवाई जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे प्रोजेक्ट्स में पब्लिक हियरिंग करवानी चाहिए। फिर देखते हैं क्वालिटी। द फोकस ऑफ EIA नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम यूटिलाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू कंजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे फोकस क्या है कि अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि डैमेज होता रहेगा, उसे कम कैसे करना है, एक्सप्लॉयटेशन होगा नेचुरल रिसोर्सेज को, उसे कम कैसे करना है, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में, उनका संरक्षण में, कंजर्वेशन में, राइट। इस तरह से अगर फोकस होगा तो ऑब्वियसली ये जो EIA है वो काफ़ी अपना जो उसका पर्पस है वो पर्पस अचीव कर पाएगा। तो ऐसा प्रेजेंटली ये देखा गया है कि जो EIA रिपोर्ट्स है काफ़ी वीक होती हैं, राइट, उससे कुछ उसमें कुछ ज़्यादातर होता नहीं है। हमने देखे तो कितनी कमियां हैं EIA रिपोर्ट्स में, किस तरह से लोग पार पा ले रहे थे उससे, मतलब बच रहे थे। तो फिर
when it comes to assessment of biological diversity of a project area and the consequence impacts। तो मोस्टली जो मतलब वहाँ की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उस पर अगर बुरा असर पड़ता है वो मोस्टली वहाँ पे इस EIA रिपोर्ट्स में नहीं दिया जाता है, राइट। फिर बाद में तो इस गैप को प्लग करने के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए देखिए बताया गया ना कि हर सेक्टर के लिए अलग से इंडिपेंडेंट EIA होना चाहिए, तो उस हिसाब से इस जो नोटिफिकेशन में ऐसे अमेंडमेंट्स करने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर द चेकलिस्ट शुड इंक्लूड इम्पैक्ट्स ऑन द एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, और वहाँ के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और लाइवलीहुड है वो भी उस चेकलिस्ट में मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनकी नॉलेज को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया जाए और हम अपना साइंस लगाते रहे उससे, और वहाँ के जो लोग मछुआरे हैं जैसे वहाँ के लोग रहते हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं उनके लाइवलीहुड पर किस तरह से असर पड़ेगा ये भी उस चेकलिस्ट में होना चाहिए। फिर व्हाट आर द एडवर्स इम्पैक्ट दैट अ प्रपोज प्रोजेक्ट विल हैव। तो किस किस तरह के एडवर्स इम्पैक्ट्स होंगे वो उसमें रहना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए और उसे टेक्निकल डिटेल्स के में नहीं छुपा देना चाहिए, राइट। कि ये चीज़ें इस तरह से छुपा दी जाए कि लोगों को समझ ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके लिए सेपरेट चैप्टर बनाना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देखते ही समझ में आ जाए, राइट। जो भी उसे पढ़ रहा है उस रिपोर्ट को उसे समझ में आ जाए। फिर बाद में बताया गया द सब कॉम्पोनेंट्स और सब्सिडरी रिपोर्ट्स ऑफ EIA, राइट। तो जैसे कि असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, तो ये कोई सब कंसल्टेंट है, उन्होंने उन्होंने इस पे स्टडी किया है कि बायोडाइवर्सिटी पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्हें भी पब्लिकली जो मेन लोग EIA कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कोई अगर और सब कंसल्टेंट वो भी कर रहे हैं तो उसे भी पब्लिकली एक्सेसिबल करना चाहिए, राइट। और फिर यहाँ पे ये दिया गया है, और ये सब जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके वेबसाइट में इसे अवेलेबल करना चाहिए। फिर EIA शुड बी बेस्ड ऑन फुल स्टडीज़, ठीक है। तो पूरे साल भर की गई स्टडी पर ये बेस्ड होना चाहिए, ये ना कि एक जस्ट सीज़न का डेटा उठाया, सिंगल सीज़न का डेटा उठाया, एनवायरमेंटल कुछ मतलब बस कुछ ही एनवायरमेंटल पैरामीटर्स को देखा जैसे बायोडाइवर्सिटी और बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेवरल रैपिड असेसमेंट होते हैं वो पूरे नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, काफ़ी नहीं है, राइट। फिर इट इज़ क्रिटिकल दैट द प्रिपरेशन ऑफ एन EIA इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे बात की गई थी, जब रिकमेंडेशन दिया गया था इंडिपेंडेंट होना चाहिए EIA, राइट। इंडिपेंडेंट होना चाहिए EIA, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से पूरी तरह से वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए एक सेंट्रल फंड बनाना चाहिए EIA के लिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंट्रल फंड बनाया जाएगा EIA के लिए, और क्या है उसमें ना वो फंड कहाँ से आएगा, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो इस बॉडी को कुछ फीस देगा, राइट। फीस देगा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उससे, और उसके द्वारा EIA करवाया जाएगा। फिर देखते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट एजेंसीज। तो जैसे उड़ीसा का केस ले लेते हैं, तब उसमें ऐसे लोग को दिया गया था बहरामपुर यूनिवर्सिटी में जिनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक लिस्ट बनानी चाहिए जो कि इस तरह से इंडिपेंडेंट रूप से और विश्वसनीय तरीके से और ढंग कॉम्पिटेंट वे में, मतलब जिस तरह से किया जाना चाहिए कॉम्पिटेंट तरीके से इस स्टडी को कैरी आउट कर सकें, राइट। इस स्टडी को वो कर सकें, ऐसी एजेंसीज़ का लिस्ट बनाना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। तो सिमिलरली EIA कंसल्टेंट्स दोज आर मेकिंग फॉल्स रिपोर्ट शुड बी ब्लैक लिस्टेड। और अगर जब फ्यूचर मतलब हिस्ट्री में देखा गया है कि पास्ट में कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जो कि गलत EIA रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उन्हें कभी भी ये काम नहीं देना चाहिए EIA रिपोर्ट्स बनाने का। और नेशनल लेवल एक्रेडिटेशन, राइट, हमने ये प्रॉब्लम देखी थी, उनका कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, तो नेशनल लेवल पे एक्रेडिटेशन होना चाहिए इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसीज का, राइट। तो जिससे कि मतलब एटलीस्ट वो एक स्टैंडर्ड बना रहेगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी का एक स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, जैसे कोई लैब होते हैं, राइट, मोस्टली लैब्स होते हैं वो एक्रेडिट होते हैं NABL से, और राइट बहुत, और USFDA से, या फिर इंडियन फार्माकोपिया, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट। वो उन पैमानों पर खरे उतरते हैं तब भी जाके उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसी तरह से इनका भी कुछ एक्रेडिटेशन होना चाहिए।
और फिर द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ लोकल्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ के अर्बन वार्ड्स हैं, मतलब वहाँ के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि इंडस्ट्री सब लगा ले रहे हैं और एकदम से सडनली उन्हें उठाकर कहीं और रख दिया जा रहा है, या फिर वहाँ पे हैं भी और इंडस्ट्रीज़ की वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और उनका रोज़गार छिन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और वहाँ पे जो रेजिडेंट्स रहने वाले लोग हैं और कोई एसोसिएशंस हैं, राइट, वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं, वो उन्हें यहाँ पे पहले से इसके बारे में बताना चाहिए और उन्हें पब्लिक हियरिंग का पार्ट बनाना चाहिए और उनका जो कंसेंट है वो पूरी तरह से लेना चाहिए। फिर द लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग कंडीशन क्लियरेंस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो देखें ना, बहुत कुछ टेक्निकलिटी में छुप जाता है। जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आम इंसान को समझ ही ना आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी लैंग्वेज इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे आराम से समझा जा सके। फिर देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज़। अब एक्सपर्ट कमिटीज़ होती हैं, उन्हें किस तरह से बनाना चाहिए, उनकी कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, राइट। तो द प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ शुड बी रिप्लेस बाय एक्सपर्ट्स पीपल। ठीक है, तो जो अभी फ़िलहाल जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ बन रही हैं, उन्हें जो एक्सपर्ट, उनकी जगह एक्सपर्ट पीपल को लेकर आना चाहिए, स्टेक होल्डर ग्रुप्स, राइट, और जो कि मतलब जिनका रेपुटेशन है, ऐसे जिन्होंने इस रिलेटिव फील्ड में काम किया है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, सोशल साइंटिस्ट हो गए, राइट। तो इसी से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ के जानकार लोग हो गए, तो उन्हें इसमें लाना चाहिए। ठीक है, वो एक्सपर्ट पीपल कहलाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा इस पर बेटर डिसीजन दे पाएंगे। ठीक है, फिर बाद में द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ दोज कमिटी शुड बी ओपन। तो इनका जो प्रोसेस होता है वो ओपन होना चाहिए और एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। इसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर धांधली होगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, राइट, हर स्टेज में। तो मेरे हिसाब से क्या है, EIA बहुत अच्छा नोटिफिकेशन, मतलब बहुत अच्छा कानून है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, राइट। ओवरऑल पूरा चैप्टर चैप्टर का सार मेरे हिसाब से यही निकलता है कि इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीयत अच्छी है लोगों को, जो लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ठीक तरह से इफेक्टिवली अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नहीं करेंगे तो लोग कर रहे हैं, वो अगर इस पर धांधली करेंगे तो इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं है ये करने का। फिर आगे देखते हैं द मिनट्स, डिसीजंस, एडवाइसेस। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, बना तो लिया अब, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर ये कुछ एडवाइस दे रही है, ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। अगर देना भी चाहिए तो उनसे ये वादे करवाए जाए कि वो आगे जाके इस तरह के कदम उठाएंगे। ठीक है, तो फिर उनके जो भी डिसीजंस हैं, उनके एडवाइसेस हैं, उन सबको पब्लिक को ओपन होना चाहिए, राइट। वहाँ के पब्लिक को पता होना चाहिए कि वहाँ के एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, तभी तो एक ओपिनियन फॉर्म होगा ना कि ये कैसा है करके। अब आगे देखते हैं मॉनिटरिंग, कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये वो इसी में आ जाता है कि जब क्लियरेंस मिल गया तो फिर उसके बाद मॉनिटरिंग होगी। मॉनिटरिंग किस तरह से करनी चाहिए ताकि वो जो उनके कमिटमेंट्स हैं उससे वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, तो उससे किस तरह से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया जाए। तो जो EIA का नोटिफिकेशन है, दिस नीड्स टू बी बिल्ड विद इन इट ऑटोमेटिक विड्रॉवल ऑफ क्लियरेंस, राइट। अगर हम ये पाया गया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, राइट, कहीं पे किसी ने इंडस्ट्री लगाई है, उन्होंने पहले ये ऐसे वादे किए थे कि हम लोग सपोज़ करिए कि हम लोग जो पानी है वो हम लोग गंदा पानी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसे इस तरह से जो वहाँ की वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज नहीं कर देंगे, अगर हम वहाँ के पानी को हम लोग ट्रीट करेंगे, इस तरह के कुछ भी अगर उन्होंने वादे किए थे, जो मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं, वो उन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, या फिर जो उन्होंने वादे किए उस पर वो टिके नहीं हैं, उसे फॉलो नहीं कर रहे, वायलेट कर रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए, ऑटोमेटिकली उनका ये जो क्लियरेंस है उसे एकदम से रद्द कर देना चाहिए, विड्रॉ कर देना चाहिए। तो ये एक नोटिफिकेशन में ये एक क्लॉज होना चाहिए। तो इससे क्या, और उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देना चाहिए। अगर वो इसे फॉलो नहीं करते हैं तो कभी भी उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, उनको क्लियरेंस पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इतनी पावर होनी चाहिए। और एट प्रेजेंट अभी ये देखा गया है जो EIA नोटिफिकेशन के लिमिट है ना, लिमिट इटसेल्फ टू द स्टेज व्हेन, जब तक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने तक की देर है, उसके बाद उसे नहीं देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं तक सीमित इसे नहीं होना चाहिए। जब ऑपरेशन में है तभी भी इसे देखना चाहिए, तभी भी इसकी मॉनिटरिंग चलती रहनी चाहिए। फिर ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, राइट, उसे क्या करना चाहिए, रीजनल ऑफिसेस बनाने चाहिए, और भी ज़्यादा रीजनल ऑफिस बनाने चाहिए, और ज़्यादा एडवाइजरी एक्सपर्ट कमिटीज़ बनानी चाहिए, राइट। जो छोटी छोटी जगह में ज़्यादा बनानी चाहिए।
तो मतलब क्योंकि मतलब एक तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइज करना चाहिए पूरा, कि ये नहीं कि सेंटर में बैठा है कोई या फिर स्टेट गवर्नमेंट में बैठा है कोई, वही पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी और भी छोटे छोटे लेवल के अर्बन लोकल बॉडीज़ लेवल के भी वही तालुका लेवल वो सब का भी वही देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज करने से क्या होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिवली मॉनिटरिंग की जा सकती है। ठीक है, फिर देखते हैं रोबस्ट मैकेनिज्म, रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उसे स्थापित करना चाहिए किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये जो कंप्लायंस की दिक्कत आ रही है उसे ढंग से देखा जाए। और क्लियरेंस कंडीशंस, राइट, यहाँ पे देखिए क्लियरेंस कंडीशंस टुगेदर एंड टू टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो कंप्लायंस नहीं दिखा रहा है, वो अपने वादों से मुकर रहा है, राइट, उसे लागू नहीं कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। ठीक है, और उसका क्लियरेंस कंडीशंस में ये सब आना चाहिए। फिर लोकल बॉडीज़ हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, शुड बी ब्रॉट इन द फॉर्मल मॉनिटरिंग। तो लोकल कम्युनिटीज़ को ये काम सौंप देना चाहिए कि वो एक्चुअली वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ लगी है उन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए थे, क्या वो अपने वादों पर खरे उतरे हैं कि नहीं, वहाँ पे आपको कोई उनसे दिक्कत तो नहीं आ रही। तो इन सब उन्हें भी लोकल कम्युनिटीज़ को इसमें मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना उससे, तो पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना चाहिए। और रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस प्रेजेंटली डन बाय रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रीजनल ऑफिसर्स को ज़्यादा इंगेज करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं रिड्रेसल, किस तरह से इसको रिड्रेस किया जाए। तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राइट, नीड्स टू बी चेंज टू इंक्लूड मोर जुडिशियल फ्रॉम द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो अभी ऐसा देखा गया जो जुडिशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे रहते हैं, लेकिन उनको एनवायरनमेंट की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। लेकिन एनजीटी में ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा अगर कोई केस चला जाता है ट्राइब्यूनल तक तो उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो इन्वायरमेंट के नॉलेज रखते हैं, उन्हें इसमें ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। सिटीजन शुड बी एबल टू एक्सेस द अथॉरिटी फॉर रिड्रेसल ऑफ वायलेशन। अगर देखिए जो आसपास के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के को एक्सेसिबिलिटी देनी चाहिए। अगर कोई EIA नोटिफिकेशन का वायलेशन कहीं पे हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है, राइट, दोनों वायलेशन नॉन कंप्लायंस दोनों होता है, तो सिटीजन के पास हक होना चाहिए कि वो सीधा सीधा अपने इन प्रॉब्लम्स को ले जाके अथॉरिटी से मिल सके, राइट। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, अब देखते कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है। तो जो NGOs हो गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ हो गई, इन सबको मिलके कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है, ताकि EIA का जो नोटिफिकेशन है उससे क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग किए जा सके, राइट। जो एजेंसी है वो डिसीजन ले रही है तो एक इन्फॉर्म डिसीजन की तरफ आ सके, तो उसके लिए NGOs अपना योगदान दे सकते हैं, सिविल सोसाइटीज़ दे सकती हैं और लोकल कम्युनिटीज़, राइट। और फिर बाद में टू इफेक्टिवली यूज़ द नोटिफिकेशन रादर देन रिस्पॉन्ड इन अ मैनर दैट इज सीन एज नेगेटिव। मतलब एक तरह से EIA को इफेक्टिव बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, और वो किस तरह से होगी, लोकल पार्टिसिपेशन से। फिर अब दे यहाँ पे लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस, तो कौन कौन से इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इको सेंसिटिव एरियाज कौन कौन से हो गए, राइट। यहाँ पे पूरी एक लंबी लिस्ट दी गई है, नाम पढ़ना काफ़ी है। जो रिलीजियस है मतलब धार्मिक हो गए, और कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए वहाँ पे, फिर पुरातन विभाग उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए, कुछ मॉन्यूमेंट्स हो गए, फिर सीनिक एरियाज़ जहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ, वो कुछ एरियाज़ हो गए। फिर माउंटेन्स, हिल्स, पहाड़ी एरियाज़, राइट। फिर बीचेस हो गए, हेल्थ रिजॉर्ट्स हो गए। उसके बाद कोस्टल साइड मतलब तटीय इलाके जहाँ पे कॉरल्स है, मैंग्रोव्स है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ स्पेसिफिक स्पीसीज, जैसे टर्टल का देखा था हमने उड़ीसा में, राइट। फिर एस्चुरीज हो गए, एस्चुरीज हमें पता है कितनी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, तो मैंग्रोव्स हो गए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, राइट। फिर गल्फ एरियाज़ देख सकते हैं, तो गल्फ एरियाज़, फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेचुरल लेक्स और स्वॉम्स, सीस्मिक जोन, राइट। तो मैंने बताया था सीस्मिक जोन के बारे में बताया, ट्राइबल सेटलमेंट्स के बारे में भी बताया मैंने। फिर एरियाज ऑफ साइंटिफिक एंड जियोलॉजिकल इंटरेस्ट, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होता है और जियोलॉजिकल इंटरेस्ट है वहाँ पे कुछ, राइट। फिर डिफेंस इंस्टॉलेशन, जहाँ पे डिफेंस है, राइट, डिफेंस का एरिया है, स्पेशली दोज ऑफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रुशियल हैं, और सेंसिटिव टू पोल्यूशन। उसके बाद बॉर्डर एरियाज़ हो गए, इंटरनेशनल बॉर्डर एरियाज़ हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, और टाइगर रिजर्व्स हो गए, एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स हो गए, ठीक है। और फिर माइग्रेटरी बर्ड्स का जो हैबिटेट है, जो माइग्रेट करती हैं बर्ड्स, राइट, उनका। फिर लेक्स, रेजर्वायर्स और डैम्स, फिर स्ट्रीम्स, वाटर्स ये भी वाटर बॉडीज़ हो गए, रिवर्स, एस्चुरीज हो गई, रेलवे लाइन्स हो गए, राइट। और फिर हाईवेज़ हो गए, और अर्बन एग्लोमरेशन। फिर अब हम आते हैं एनवायरनमेंट सप्लीमेंट
एनवायरनमेंट सप्लीमेंट प्लान, ESP, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट सप्लीमेंट प्लान, ये क्या है, इज़ एन एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, राइट, और एक्टिविटी दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है, ठीक है, ये बात, ये जानने की बात है, इसके लिए कोई लॉ की ज़रूरत नहीं है ESP के लिए, राइट। that an alleged violator of environmental impact assessment notice agrees to undertake as the process of environmental clearance। अभी देखिए कुल मिलाकर ऐसा है कि इससे क्या होता है, अगर कोई वायलेशन कर रहा है, अगर वो कुछ पैसे दे दे, मतलब एज अ पनिशमेंट, राइट, एज अ पेनल्टी, तो फिर बाद में उसका प्रोजेक्ट वो बंद नहीं होता है, राइट। आगे देखते हैं वो कैसे होता है। तो ये इसमें ये क्या बताया गया, इन्वायरमेंटल, यहाँ पे देखिए नाम क्या था, इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट, राइट, इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। अभी देखते हैं क्या होता है इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल, मीन्स जो इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ESP अब ये इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल होगा, राइट। कैसे होगा, इससे क्या किया जाएगा, रिमीडिएट किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा इन्वायरमेंट को, और जो रिस्क है, जो पब्लिक हेल्थ पे जो पड़ने वाला रिस्क है उसे कम किया जाएगा, राइट। ये ESP की बात है, इन्वायरमेंटल सप्लीमेंटरी प्लान। अब कैसे काम करेगा ये, तो ESP में क्या होता है, ये जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी वॉयलेट कर रही है कंपनी पहले से, राइट, वो अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकती है, उन्हें बस एक फाइनेंशियल पेनल्टी देनी है, मतलब कुछ पैसे दे देने हैं और वो वायलेट कर सकते हैं अपना इंडस्ट्री को, वो आगे वो उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये पेनल्टी है उसे क्या किया जाएगा, इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स में या फिर एक्टिविटी में उसे इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ESP का पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, वो जो रुक जाते हैं, और क्यों रुक जाते हैं, जो नॉन कंप्लायंस की वजह से, EIA रेजीम की वजह से, नॉन कंप्लायंस की वजह से वो रुक जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इन प्रोजेक्ट्स को आगे जाके रिवाइव किया जा सकेगा, उन्हें आगे, मतलब उन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा सकेगा। और जो बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी NPA की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, राइट, बैड लोन्स के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस पर ये बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद के पैसे नहीं लगाते, वो बैंक से लोन लेते हैं। जब लोन लेते हैं और फिर उनका पैसा उससे नहीं आता है तो वो NPA बन जाता है, तो फिर इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ESP है, एक बहुत तरह से चालाकी से क्या किया जा रहा है, EIA को जो वायलेशन किया जा रहा है उसे लीगलाइज कर रहे हैं, मतलब कुछ पैसे दे दो और अपना जो वायलेशन है करते रहो, इन्वायरमेंट को डैमेज करते रहो, इस तरह से बताया जा रहा है। तो जो वायलेटर्स हैं उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि और वो EIA की पूरी प्रोसेस से बच सकते हैं। वो EIA करवाएंगे ही नहीं, बाद में वो कुछ पैसे दे देंगे और पूरे EIA की प्रोसेस से बच जाएंगे, जो इतना लंबा प्रोसेस हम पढ़ते आए हैं अभी तक, तो उस प्रोसेस से ही बच जाएंगे। उसके बाद जो NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वहाँ पे जो 41% जो केसेस हैं वो EIA के, उसमें मतलब जो EIA असेसमेंट कराया उसमें गलतियाँ पाई गई हैं मोस्टली, और जो EIA की वायलेशन होती है उसमें मोस्टली कौन से प्रोजेक्ट्स में होती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा EIA की वायलेशन होती है, ऐसा देखा गया है। तो इस वजह से क्या है, जो EIA का पूरा पर्पस ही है वो डिफीट होता जा रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं, वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो रादर देन, मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जो पॉल्यूटर है वो ही उसे प्रिंसिपल, मतलब असल चुकाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे दो और पोल्यूशन बढ़ाते रहो, राइट। कॉर्पोरेट्स को इसी तरह से प्रमोट किया जा रहा है, इसी ESP को इसी तरह से कॉर्पोरेट्स के बीच में प्रमोट किया जा रहा है, पैसे दो और पोल्यूट करते रहो, ना कि पोल्यूशन करो तो प्रिंसिपल असल चुकाओ, ऐसा नहीं है। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया गया है, इट हैज़ लीगल बेसिस इन 2 जजमेंट। तो उन्होंने 2 जजमेंट्स, एक तो NGT ने और दूसरा झारखंड हाई कोर्ट, इन्होंने 2 जजमेंट्स दी थी। तो लेकिन दोनों जजमेंट्स में इस तरह से नहीं दिखाया गया कि EIA की वॉल्यूशन करते रहो और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट, उन्होंने इस तरह से नहीं बताया है। तो उन्होंने सही एक तरह से इन्वायरमेंट का पक्ष लिया है। अब यहाँ पे देखिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉसेस कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड बाय पिक्यूनरी पेमेंट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पैसे देने से ऐसा नहीं होता कि जो इन्वायरमेंट को एक बार डैमेज हो गया तो उसे पैसे से नहीं नापा जा सकता कि कितना इन्वायरमेंट हो गया तो हम हर्जाना दे देंगे, पैसे भर देंगे, ऐसा नहीं होता। तो वेदर द फाइन अमाउंट वुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली एंड यूटिलाइज फॉर रिस्टोरेशन इज डाउटफुल। अब यहाँ पे ESP की तो बात हो रही है, चलो पैसे दे दो, अब वो पैसे जो इतना दे रहे हैं वो एग्जैक्टली ढंग से उसे यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपरली उसे उसमें कि कहीं उसमें ही ना घोटाला हो रहा हो, तो ये देखने में अभी इसमें ये काफ़ी डाउटफुल स्थिति है। और ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे जो कलेक्टेड फंड है उसे प्रॉपरली उसे यूटिलाइज किया जाएगा।
ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया है। और ESP क्या करता है, इसको वायलेटर्स को एक एस्केप प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द EIA क्लियरेंस, तो लोग क्या करते हैं, पेनल्टी दे देते हैं और इस तरह से कॉर्पोरेट्स बच जाते हैं EIA से। फिर आगे देखते हैं परिवेश। परिवेश का पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, तो ये पूरा इसका नाम है परिवेश का। तो क्या है परिवेश? परिवेश एक सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, राइट। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है सिंगल विंडो, जिससे कि ये पूरा इंटीग्रेटेड है। तो ये हम देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड पूरा प्रोसेस है EIA का, तो उसे इंटीग्रेट करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो ये काम कौन कर रहा है? परिवेश कर रहा है। तो ये एक ऐसा सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल साइन इन, तो हर तरह के जो क्लियरेंस होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, CRZ कोस्टल रिलेटेड, राइट। तो इन सब के लिए एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और एक बार सिंगल साइन इन की ज़रूरत है इसमें, ताकि इससे हर तरह के क्लियरेंस मिल सके। यूनिक, हर प्रोजेक्ट के लिए, हर क्लियरेंस के टाइप के लिए यूनिक ID दी जाती है, ठीक है। हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग से एक यूनिक ID दी जाती है, और एक सिंगल विंडो इंटरफेस, मतलब एक ही विंडो में एक ही वेबसाइट होगी, मतलब उसी में ये सारा काम हो जाता है। जो प्रोपोनेंट्स होते हैं उन्हें अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और उसे क्लियरेंस मिलता है, राइट। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपसे उम्मीद है आप इस चैप्टर को ज़रूर देखेंगे, इन वीडियोस को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आती हूँ। इसके साथ पार्ट 1 ऑफ दिस बुक खत्म होता है, ठीक है। क्यों